तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी किसकी, फाइलम या डिवीज़न एल्गी। ठीक है, तो प्लांट के केस में आप डिवीज़न बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपके एल्गी की जनरल फीचर्स की। ठीक है, तो आप देखिए तो पहला मैंने क्या लिखा आपके, ऑटोट्रॉफ। पहला मैंने आपके क्या लिखा, ऑटोट्रॉफ। और आप बताइए क्या एल्गी ऑटोट्रॉफ होती है? हाँ, बल्कि सारे ही प्लांट्स आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, सारे ही प्लांट्स आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। दूसरी चीज़, बॉडी। आप बताइए मुझे एल्गी की बॉडी कैसी होती है? तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा आपके एल्गी की बॉडी होती है थैलॉइड। ठीक है, तो एल्गी की बॉडी कैसी होती है आपकी, थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं आप कि थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है। ठीक, तो आप देखिए थैलॉइड बॉडी का क्या मतलब है। सबसे पहले आप बताइए मुझे कि जब आप एक पेड़ देखते हैं तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं? तो सर मैं देखता हूँ उसके अंदर स्टेम, उसके अंदर मैं देखता हूँ लीव्स, उसके अंदर मैं देखता हूँ आपके क्या, रूट्स। ठीक है, तो ये एक आम पेड़ में आपने देखा स्टेम, लीव्स और उसकी रूट्स। ठीक, जब आप एल्गी को देखेंगे मगर, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो एल्गी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए एल्गी की बॉडी जो होगी आपके, वो कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी। ठीक, तो थैलॉइड बॉडी का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसमें आप रूट, लीफ, स्टेम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं क्या इसमें रूट कहाँ है? ठीक है, क्या इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें स्टेम कहाँ है? ठीक, क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें लीफ कहाँ है? ठीक, तो आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम देख कर बता नहीं सकते। तो ऐसी बॉडी जिसका स्ट्रक्चर कुल कैसा हो, सिर्फ एक लीफ के जैसा स्ट्रक्चर हो, जिसमें आप रूट, लीफ, स्टेम को डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, देख के बता ना सकें कि रूट, लीफ, स्टेम कहाँ हैं। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को आप क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि यहाँ पर आपके बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम। ओके, तो बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है आपके किसमें, ट्रू रूट, लीफ और स्टेम में आपकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रू रूट, लीफ, स्टेम इनके अंदर होते ही नहीं हैं। इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू रूट, लीफ, स्टेम क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो आपके लिखेंगे यहाँ पे ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम क्या होती हैं आपके, एब्सेंट। चलिए ठीक है, अब आगे आते हैं और अब आप देखते हैं क्या, 3। अब आप देखते हैं इसकी सेल वॉल। तो 3 नंबर पे मैंने क्या लिखा, सेल वॉल। और आप बताइए मुझे कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी है? तो मैं आपको बताता हूँ, एल्गी की सेल वॉल बनी है आपके किसकी, सेलुलोज की बनी है। ठीक है, और मैनेन की बनी है और गैलेक्टन की बनी है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। ठीक है, तो गैलेक्टन और मैनेन आपके मॉडिफाइड शुगर ही हैं और सेलुलोज भी आपके कार्बोहाइड्रेट ही है। और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये आपकी यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं दिया है। आगे जो चैप्टर है सेल चैप्टर, वहाँ पे दे रखा है कि एल्गी की वॉल किसकी बनी होती है आपके, सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनेन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके किस पे, चौथे नंबर पे मैंने लिखा क्या, कॉमर्शियल प्रोडक्ट। कॉमर्शियल प्रोडक्ट, और कॉमर्शियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एल्गी से आपको कौन से कॉमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने लिखा आपके थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ये काफ़ी टेढ़ा भाग रहा है तो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ। मैंने लिखा क्या आपके कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है एल्गी से? तो आपको मिलता है आपके क्या, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड नाम का आपको एक सब्सटेंस मिलता है आपके एल्गी से। ठीक है, और एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है आपकी ये। ठीक, तो हाइड्रोकोलाइड को और क्या बोलते हैं आप? इसको आप बोलते हैं और फाइकोकोलाइड। ठीक है, तो इसको आप फाइकोकोलाइड भी बोलते हैं। ठीक, तो हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स आपको एल्गी से मिलते हैं, एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हाइड्रोकोलाइड और फाइकोकोलाइड आपके कैसी सब्सटेंस हैं आपके? ये आपके जिलेटिनस सब्सटेंस है, जिलेटिनस सब्सटेंस है। ठीक है, तो जिलेटिनस का मतलब है कि ये आपके जेली जैसे, जेल जैसे आपके सब्सटेंस होते हैं। और इसी को एनसीईआरटी और क्या लिखती है? म्यूसिलेजिनस। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस का मतलब भी वही है कि ये आपके कैसे होते हैं? जेल जैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एल्गी से आपको जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। उनको और क्या बोलते हैं आप? फाइकोकोलाइड्स। ठीक है, और फाइकोकोलाइड्स का नेचर क्या होता है आपके? जेल जैसा होता है, वो जेली जैसे होते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जेलेटिनस, या इसी को और क्या बोलते हैं आप? म्यूसिलेजिनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस फाइकोकोलाइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इनके पास आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, आपने स्पंज देखी होगी, स्पंज जो आपके गद्दों में होती है। ठीक है, अब आप उस स्पंज पे आप देखेंगे पानी डालेंगे अगर, तो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और वो पानी अपने अंदर से निकलने नहीं देगी, मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको रिटेन भी कर सकती है। ठीक, तो स्पंज आपके पानी को एब्जॉर्ब करेगी और उसको रिटेन कर लेगी। तो स्पंज ने क्या किया? स्पंज ने वाटर को होल्ड कर लिया। तो ऐसे ही आपके ये फाइकोकोलाइड, यानी कि ये जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, ये भी आपके वाटर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे देखा होगा कि फाइकोकोलाइड का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके अगार। ठीक है, तो अगार क्या है? आपके एक फाइकोकोलाइड है, हाइड्रोकोलाइड है। तो अगार का पाउडर आता है। अब अगार के पाउडर में आप पानी डालेंगे तो वो क्या बन जाएगी? आपकी जेली बन जाएगी। ठीक है, तो उस पाउडर ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, और पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वो उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब पानी को उसने रिटेन कर लिया, पानी को उसने होल्ड कर लिया। ठीक है, तो हाइड्रोकोलाइड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ हाइड्रोकोलाइड्स की, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में 3 हाइड्रोकोलाइड्स का जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ लिखे मैंने आपके क्या? पहला हाइड्रोकोलाइड। तो कौन कौन से हाइड्रोकोलाइड्स आपको पढ़ने हैं? एक है आपके क्या? एल्जिन। ठीक है, एल्जिन। और एक है आपके क्या? अगार। और एक है आपके क्या? कैराजिन। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको हाइड्रोकोलाइड्स बताए। कौन कौन से बताए मैंने आपको? एक बताया एल्जिन, एक बताया मैंने आपको अगार, और एक मैंने आपको क्या बताया? कैराजिन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कहाँ मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं देखते हैं। तो ये मिलते हैं फाउंड इन सेल वॉल ऑफ। ठीक है, तो आप देखिए कि ये किसकी कौन सी एल्गी की वॉल में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए एल्जिन कहाँ मिलता है? एल्जिन मिलता है आपके ब्राउन एल्गी की वॉल में। ठीक है, अगार मिलता है आपके रेड एल्गी की वॉल में। ठीक है, सेल वॉल में। और कैराजिन मिलता है आपके रेड एल्गी की वॉल में, रेड एल्गी की वॉल में। ठीक है, तो आपको दिखाया मैंने कि एल्जिन आपको कहाँ मिलता है? ब्राउन एल्गी की वॉल में। अगार आपको कहाँ मिलता है? रेड एल्गी की वॉल में। कैराजिन आपको कहाँ मिलता है? रेड एल्गी की वॉल में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया है। इसका एग्जाम्पल है आपके क्या? ग्रेसिलेरिया एंड जेलीडम। ठीक है, जेलीडम। तो ग्लेसिलेरिया और जेलीडम नाम की रेड एल्गी में आपको क्या मिलता है? अगार मिलता है। ठीक है,
चलिए अब आप इनका यूज़ और याद रखिएगा, इनका यूज़ क्या है, ठीक है। इनका यूज़ देखिए क्या है। देखिए ब्राउन एल्गी आपको कॉस्मेटिक के काम आती है, ठीक है। सॉरी ब्राउन एल्गी कह रहा हूँ, एल्जिन जो ब्राउन एल्गी से मिलता है वो आपके कॉस्मेटिक्स के यूज़ में आता है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक। अब अगार, अगर आप देखेंगे कि अगार के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये आपके जेलिंग एजेंट है, ठीक है। तो जेलिंग एजेंट का मतलब वही है कि अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा और सॉलिडिफाई होकर आपकी जेली टाइप बना देगा, जेली, ठीक है। तो ये है आपके क्या, जेलिंग एजेंट। क्योंकि ये जेलिंग एजेंट है, तो क्योंकि ये जेलिंग एजेंट है तो इसीलिए आपके ये किस में इस्तेमाल होता है, ये जेली बनाने में काम आता है, ठीक है। तो आपके लिखेंगे यहाँ पे यूज टू प्रिपेयर, यूज टू प्रिपेयर, यूज टू प्रिपेयर जेलीज, ओके। तो ये आपके जेली बनाने में काम आता है और इसी तरह से ये आपके आइसक्रीम बनाने में भी काम आता है, ठीक है। आइसक्रीम, ठीक है। तो आप देखिए इसका एक काम और है जो एनसीईआरटी में दिया है। आप देखिए आपके पास न्यूट्रिएंट मीडिया है, ठीक है। अब उस न्यूट्रिएंट मीडिया में आपने डाल दिया क्या, अगार, और अब वो अगार क्या हो जाएगा, सॉरी अब वो जो न्यूट्रिएंट मीडिया है अब वो क्या बन जाएगा, जेली टाइप बन जाएगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो अब उस पर आप बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और ऐसे में अगर आप बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो उन बैक्टीरिया को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किए तो आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते ग्रो होते हुए, लेकिन अगर आप उसमें उस लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में अगर आप डाल देंगे क्या, अगार, तो वो सॉलिडिफाई कर जाएगा, वो जेली टाइप बन जाएगा। अब उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए किताब में लिखा है कि ये आपके कल्चर मीडिया की तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये आपके यूज़ किया जाता है टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है। तो दिस इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। तो कल्चर मीडिया की तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर मीडिया वही होता है जो आपने एक प्लेट सी देखी होगी आपकी पेट्री डिश टाइप की, और उस प्लेट में आपने देखा होगा कि उस पर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, टू ग्रो माइक्रोब्स, टू ग्रो माइक्रोब्स। चलिए ओके, तो क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि एल्गी आपकी क्या होती है, ऑटोट्रॉफ होती है। बी से मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, इसकी बॉडी और बॉडी आप देखेंगे इसकी क्या होती है, थैलॉइड होती है। मतलब क्या है कि इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम आपके डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। तो थैलॉइड बॉडी है और ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोस, गैलेक्टिन, मैनिन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो आपको इस एल्गी से मिलते हैं वो कौन से होते हैं, आपके हाइड्रोकोलाइड और फाइकोकोलाइड, ठीक है। तो हाइड्रोकोलाइड और फाइकोकोलाइड आपकी कैसी सब्सटेंस है, जेलेटिनस सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, या इनको आप क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, ठीक है। और आप देखेंगे इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसके एग्जाम्पल, तो मैंने आपके 3 एग्जाम्पल लिखवाए इसके। एक क्या है, एक है आपके एल्जिन, दूसरा है आपके अगार और तीसरा है आपके क्या, कैराजिन, ठीक है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिखवाए और आपके एल्जिन मिलता है ब्राउन एल्गी की वॉल में और अगार मिलता है आपको रेड एल्गी की वॉल में, ठीक है। और आपको कैराजिन मिलता है कहाँ, रेड एल्गी की वॉल में। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं है इसका भी और ना ही इसका कि कौन सी वाली एल्गी के वॉल में मिलता है ये, ठीक है। लेकिन रेड एल्गी का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये मिलता है रेड एल्गी में, आप अगार मिलता है आपके ग्लेसिलेरिया और जेलिडम नाम की रेड एल्गी से, ठीक है। और इसका भी अगार का ही खाली यूज़ दे रखा है इसमें, ना ही कैराजिन का यूज़ दे रखा, ना ही आपके एल्जिन का यूज़ दे रखा, ठीक है। तो आप देखेंगे अगार का यूज़ क्या है, अगार का यूज़ है आपके एक तो यूज़ टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है, मतलब कल्चर मीडिया की तरह कल्चर मीडिया बनाने में काम आता है। तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप माइक्रो ग्रो कर सकते हैं, तो यूज़ टू ग्रो माइक्रोब्स, और दूसरा टू प्रिपेयर आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं आपके नंबर 5 की, ठीक है। तो नंबर 5 पे आप देखिए क्या है, नंबर 5 पे है आपके सीड, ठीक है। और आप देखेंगे
कि एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन तीनों में ही आपके सीड नहीं मिलता है, आपके सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही सीड मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सीड नहीं मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पे, और नंबर 6 पे आपके क्या है, देखिए नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे है आपके एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप जानते हैं एल्गी के अंदर आपके एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस से जाइगोट आपके स्पोर्स बना लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं मिलता। तो इसीलिए एल्गी को आप क्या बोलते हैं, नॉन एम्ब्रियो फाइट्स। ठीक है, तो ये है आपके क्या, नॉन एम्ब्रियो फाइट्स। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जाइगोट के अंदर, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है उसके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस से आपके क्या बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, तो यहाँ बनते हैं आपके क्या, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा तो आपके 4 स्पोर्स बन जाएंगे जो कि क्या होंगे, आपके हैप्लॉइड, और एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 7, और 7 पे आपके देखिए क्या आएगा, 7 पे आपके आएगा फ्रूट एंड फ्लावर। ठीक है, तो आप देखेंगे एल्गी के अंदर ना फ्लावर मिलता ना फ्रूट मिलता। ठीक, तो एल्गी आप तो फ्रूट और फ्लावर आपके सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि फ्रूट और फ्लावर नहीं मिलता है। चलिए अब आते हैं आपके नंबर 8 पे, नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, तो नंबर 8 पे आप देखिए क्या आता है, फूड। नंबर 8 पे आता है आपके क्या, फूड। ओके, तो आप देखिए एनसीईआरटी लिखती है कि मरीन एल्गी में, मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फूड की तरह यूज़ होती है, तो आप लिखेंगे 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी, मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। ठीक है, तो मैं लिखा आपके 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो मरीन एल्गी की 70 स्पीशीज़ फूड की तरह इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे मरीन एल्गी में आपके दोनों मरीन एल्गी, ब्राउन एल्गी भी और आपके रेड एल्गी भी। ठीक है, रेड एल्गी भी। और आप देखेंगे ब्राउन एल्गी का जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है आपके लैमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया, और दे रखा है आपके सारगसम। ठीक है, सारगसम। तो लैमिनेरिया और सारगसम आपके क्या हैं, ब्राउन मरीन एल्गी है। ठीक है, तो ये हैं आपके ब्राउन मरीन एल्गी जो आपके फूड की तरह इस्तेमाल होती हैं। और रेड एल्गी में आप देखिए क्या आता है, पोरफायरा। ठीक है, तो रेड एल्गी में आपके क्या एग्जाम्पल है, पोरफायरा का। और आप देखिए ग्रीन एल्गी भी है, ग्रीन एल्गी भी है जो आपके फूड की तरह इस्तेमाल होती है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपके क्या, क्लोरेला, क्लोरेला। ठीक है, और याद रखिएगा कि क्लोरेला आपके यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, तो क्लोरेला आपकी क्या होती है, यूनिसेलुलर, और ये आपके मरीन नहीं होती है, ये आपके फ्रेश वाटर होती है। ठीक है, तो ये आपके फ्रेश वाटर में मिलती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये आपकी किस में होती है, रिच इन प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन में रिच होती है। ठीक है, तो प्रोटीन में रिच है और यूनिसेलुलर है। तो आप देखेंगे इनको स्पेस ट्रैवलर्स लेके जाते हैं अपने साथ में। ठीक है, एज अ प्रोटीन सोर्स, क्योंकि इनका वेट कम होता है तो इसलिए इनको कैरी करना आसान है, और प्रोटीन रिच है, तो प्रोटीन रिच है तो आप देखेंगे कम वेट में उनको ज़्यादा प्रोटीन डाइट मिल सकती है इससे। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर, स्पेस ट्रैवलर। ठीक है, यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर।
तो आपके लिखेंगे इसके यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर एज फूड सप्लीमेंट, एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि खाने के साथ मिला करके इसको लेते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। ठीक है, चलिए तो फूड को एक बार और देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि फूड में आप देखेंगे कि 70 स्पीशीज़ मरीन एल्गी की फूड की तरह यूज़ होती है। और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको ब्राउन एल्गी के बताए, लेमिनेरिया और सार्गसम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको किसका बताया, रेड एल्गी का, और वो क्या है आपके पोरफायरा। ठीक है, और ग्रीन एल्गी भी होती है जो फूड की तरह इस्तेमाल होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर होती है और आप देखेंगे फ्रेश वाटर मिलती है। ठीक है, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होती है, इसलिए स्पेस ट्रैवलर इस्तेमाल करते हैं एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9 है आपके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ठीक है, तो एल्गी में देखते हैं आपके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखते हैं एल्गी में। ठीक है, तो आप देखिए एल्गी में गैमेटोफाइट आपके डोमिनेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज। ठीक है, तो डोमिनेंट फेज का मतलब देखिए क्या होता है। अब आप देखिए ह्यूमंस के अंदर भी आपके जो है लाइफ में फेजेस आते हैं, जैसे आपके देखिए बचपना, चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जवानी, अडल्टहुड, उसके बाद आपके बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर बचपना वही रहता है आपके 15 साल तक। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे 15 साल के बाद तकरीबन 50 साल तक आपके क्या रहता है आपके अडल्टहुड रहता है। ठीक है, जवानी रहती है, और 50 साल के बाद आपके 65-70 तक आपके मान लीजिए क्या ओल्ड एज रहता है। तो ह्यूमन का जो सबसे बड़ा फेज़ है 15 से लेकर 50 तक, मतलब ये 35 साल का जो फेज़ है, सबसे बड़ा फेज़ है, ये क्या है, डोमिनेंट फेज़ है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो ह्यूमन देखेंगे आप वो इस एज के देखेंगे। तो ये क्या है आपके ह्यूमन का डोमिनेंट फेज़ है, सबसे ज़्यादा, सबसे लॉन्ग लिव्ड फेज़ है। ठीक, तो ऐसे ही आप देखिए एल्गी के अंदर भी, एल्गी के अंदर आप देखेंगे कि ये जो गैमेटोफाइट होता है ये सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है इसकी लाइफ में। ठीक है, और स्पोरोफाइट आपके शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। इसीलिए आप देखेंगे गैमेटोफाइट क्या है, इसका डोमिनेंट फेज़ है। तो ज़्यादातर जो आपको एल्गी दिखेगी वो एल्गी किस फॉर्म में दिखेगी आपको, वो गैमेटोफाइट फॉर्म में दिखेगी। जो आपको एल्गी तैरती हुई दिख रही है पानी में, वो आपको क्या दिखेगा, वो उसका गैमेटोफाइट दिखेगा। ठीक है, और स्पोरोफाइट थोड़े बहुत टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो इसका ये डोमिनेंट फेज़ है और इसी को आप क्या बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट फेज़ है तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए ये आपके क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन है तो ग्रीन की वजह से आप देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक, तो क्या हो गया ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ओके, अब फोटोसिंथेटिक कर पा रहा है तो अपना खाना खुद बना पा रहा है। तो आप बताइए मुझे ये डिपेंडेंट हो गया या इंडिपेंडेंट हो गया, बताइए आप। तो ये क्या हो गया आपके, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट है और फ्री लिविंग भी है। और फ्री लिविंग का मतलब क्या है, तो फ्री लिविंग का मतलब भी यही है कि ये आपके जो है इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, पैरासाइट नहीं है, मतलब ये अपना खाना खुद बना रहा है, फ्री लिविंग है, दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब आते हैं आगे और आप देखेंगे जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है आपके, थैलॉइड। ठीक है, तो जो आपको गैमेटोफाइट दिखता है, जो आपको एल्गी दिखती है, वो मेनली किस फॉर्म में दिखती है आपको, गैमेटोफाइट फॉर्म में दिखती है। ठीक है, तो उसका लॉन्गेस्ट फेज होता है लाइफ का। ओके, और आप देखेंगे कि ये आपकी ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। ठीक है, फ्री लिविंग होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और ये किस फॉर्म में मिलेगी आपको, थैलॉइड फॉर्म में मिलेगी। और वहीं पर आपके देखेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आपकी शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होगा। ठीक है, और ये होगा आपकी क्या, नॉन डोमिनेंट फेज।
तो शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए कैसा है आपके ये नॉन डोमिनेंट फेज है। ओके, और आप देखेंगे कि इसके अंदर एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट आपकी जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जाइगोट ही आपके मियोसिस करता है और 4 स्पोर बनाता है। तो स्पोर आपके जाइगोट ने बनाए, इसलिए जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पोरोफाइट को। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे जाइगोट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट क्या है, एल्गी के अंदर जाइगोट ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हैबिटाट की। ठीक है, तो आप देखिए एल्गी आपके लार्जली एक्वेटिक होती है, पानी में मिलती है आपको एल्गी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्जली एक्वेटिक मतलब ज़्यादातर आपको पानी में मिलती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये टेरेस्ट्रियल भी होती है, कुछ कुछ एल्गी क्या होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, ज़मीन पे भी मिलती हैं। ठीक है, तो लार्जली क्या होती हैं आपके एक्वेटिक होती हैं, लेकिन कुछ एल्गी आपकी ज़मीन पे भी मिलती हैं और टेरेस्ट्रियल होती हैं। ठीक है, तो लार्जली एक्वेटिक। अब आप देखेंगे कि एक्वेटिक में ये आपके फ्रेश वाटर में मिलेगी, आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगी, और ये आपको मरीन वाटर में भी मिलेगी। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगी और मरीन वाटर में भी मिलेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मरीन वाटर में ये आपको सी के वाटर में, जो ओशन के वाटर में मिलेगी, और ये आपको किस में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में मिलेगी। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ठीक है, तो ब्रैकिश वाटर देखिए आप ध्यान से, ब्रैकिश वाटर देखिए क्या होता है। देखिए ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, रिवर। ओके, और रिवर के अंदर कैसा वाटर होता है आपके, रिवर के अंदर होता है आपके फ्रेश वाटर। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये रिवर जाके मिलती है किससे, ये रिवर जाके मिलती है आपके ओशन से। ठीक है, ये आपकी जाके मिली किससे, ओशन से जाके मिली, ओशन। और ओशन में आप जानते हैं कैसा वाटर होता है, मरीन वाटर होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जहाँ पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिलते हैं, जहाँ पर आपकी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिलते हैं, तो ये वाटर जो होगा, ये जो वाटर होगा, ये आपके ना फ्रेश होगा ना ही मरीन होगा, ये इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। तो ये आपके लेस मरीन होता है, ये कम खारा होता है। चलिए, तो याद रखिएगा कि ब्रैकिश वाटर ना ही फ्रेश है ना ही पूरी तरह से आपके मरीन है, तो ये आपके कम फ्रेश है और कम मरीन है। ठीक है, तो मैं लिख दिया यहाँ पे क्या, लेस मरीन। ओके, अब आप देखिए टेरेस्ट्रियल में आपको देखिए कहाँ मिलेगा, ये मॉइस्ट हैबिटाट में मिलती है, या तो ये मॉइस्ट लकड़ी भी मिल सकती है। देखा होगा आपने कभी कभी, जो गीली लकड़ी होती है उसके ऊपर एल्गी आ जाती है। ठीक है, गीली लकड़ी, गीला पत्थर या गीली मिट्टी, उसके ऊपर एल्गी ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल या स्टोन या वुड, ठीक है, मॉइस्ट वुड, इन सब पे ही ग्रो कर जाती है। ठीक, और कुछ आपके क्या होती हैं, सिम्बायोटिक भी होती हैं, सम आर सिम्बायोटिक। ठीक है, सम आर सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक का मतलब देखिए क्या होता है, देखिए सिम्बायोटिक का मतलब होता है आपके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है जहाँ पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में साथ में रहते हैं और साथ में रह करके एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का फ़ायदा होता है उनके साथ में रहने से। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, पहले इसका एग्जाम्पल है, देखिए क्या, लाइकिन। तो लाइकिन कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लाइकिन में आपके दो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और दोनों साथ में रहते हैं। तो कौन कौन रहता है लाइकिन के अंदर, एक तो आपने देखा एल्गी, और एल्गी रहती है किसके साथ में, फंगी के साथ में रहती है। ठीक है, तो एल्गी आपके फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड जो बनाती है वो फंगी को देती है। ठीक, तो फंगी का फ़ायदा। अब एल्गी का फ़ायदा कैसे, एल्गी आप देखेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, उसको आप हाइफे बोलते हैं। तो वो हाइफे आपके रूट में जाती हैं, सॉइल में जाती हैं, और सॉइल में से आपके न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो वाटर और न्यूट्रिएंट आपके एल्गी को प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें दोनों का फ़ायदा होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आपके दोनों ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा होता है। तो आपने एग्जाम्पल क्या देखा इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेंस। ठीक है, अब कुछ क्या होती हैं, कुछ आपके एपिजोइक भी होती है। और एपिजोइक का मतलब क्या है,
तो एपिजोइक का मतलब देखिए क्या है, एपी मतलब ऊपर और ज़ोइक मतलब आपके एनिमल, ठीक है। जू मतलब क्या होता है, एनिमल। तो ये आपके कुछ एनिमल्स पे भी ग्रो करती हैं, ठीक है। तो एल्गी आप देखेंगे कि एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो करती हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ग्रो ऑन बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल। तो ये एनिमल की बॉडी सरफेस पे भी ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ऐसी एल्गी को आप क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एनिमल का, जैसे स्लॉथ बेयर, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है स्लॉथ बेयर। तो स्लॉथ बेयर के ऊपर, स्लॉथ बेयर की बॉडी सरफेस पे आपकी एल्गी ग्रो करती है, और ऐसी एल्गी को आप क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया। चलिए अब बात करेंगे नंबर 11 की, ठीक है। तो नंबर 11 पे देखिए अब क्या है, नंबर 11 पे क्या है, और नंबर 11 पे है आपके क्या, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। सेक्स ऑर्गन है आपके नंबर 11 पे, और आप देखेंगे कि एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन कैसे हैं आपके, हिडन, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, हिडन, उनको आप क्या बोलते हैं, बताइए। उनको आप बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन क्यों हैं, आप बताइए मुझे। क्योंकि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है। तो क्योंकि यूनिसेलुलर है तो आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, और नेकेड आई से नहीं देख सकते तो इसका मतलब हिडन है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है, और आप देखेंगे इनके चारों तरफ जैकेट भी नहीं होती, तो नॉन जैकेटेड होते हैं, नॉन जैकेटेड, ओके। चलिए, तो ये आपने देख लिया। अब कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके ये क्या है, ये मान लीजिए आपके क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है। ये क्या है आपके, स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, स्पायरोगायरा, ओके। अब आप जानते हैं एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट। तो ये स्पायरोगायरा क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, और आप जानते हैं गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है आपकी, हैप्लॉइड, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है हमेशा, और ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है, तो क्या होगी आपकी, गैमेटोफाइट। अब आप देखेंगे कि इन्हीं सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा, और उसी सेल को आप क्या बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन, बस। तो एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन ऐसे होते हैं, यूनिसेलुलर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी में से एक सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा, और ये सेल डिफरेंशिएट कर गया तो क्या बन जाएगा, सेक्स ऑर्गन, और फिर उसके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस करके वो गैमेट बना लेगा, सिंपली, ठीक है। क्योंकि हैप्लॉइड है तो मियोसिस तो हो नहीं सकता, इसीलिए वो माइटोसिस से आपके गैमेट बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं नंबर 12। अब आप देखिए नंबर 12, और नंबर 12 पे देखिए क्या आता है, नंबर 12 पे आते हैं आपके स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स। और आप देखेंगे कि ये आपके क्या होते हैं, ये आपके देखिए क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो जाइगोट है जो कि आपके क्या होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। तो इसके अंदर जो जाइगोट है वो क्या है, डिप्लॉयड। और जाइगोट के अंदर देखिए क्या हुआ, जाइगोट के अंदर हुआ आपके क्या, मियोसिस। आप जानते हैं एल्गी के अंदर जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस। और आप देख के बताइए कि स्पोर्ट्स कैसे हैं, क्या चारों स्पोर्ट्स सिमिलर हैं, या चारों स्पोर्ट्स का साइज़ अलग है, या चारों स्पोर्ट्स सिमिलर हैं, बताइए। तो देखिए आप चारों स्पोर्ट्स जो हैं, ये चारों स्पोर्ट्स हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्ट्स, ये चारों स्पोर्ट्स कहते हैं आपके सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं। तो आप बताइए एल्गी क्या हो गई, एल्गी होमोस्पोरस हो गई या हेटेरोस्पोरस, आप बताइए। तो एल्गी हो गई आपके क्या, होमोस्पोरस। तो एल्गी होती है आपके क्या, होमोस्पोरस, ठीक है। क्योंकि इसमें चारों स्पोर्स सेम है, तो एल्गी हो गई आपके क्या, होमोस्पोरस, ठीक। चलिए अब आप बताइए मुझे नंबर 13 पे क्या आएगा, और नंबर 13 पे आपके आएगा क्या, साइज एंड फॉर्म, ठीक है। साइज और फॉर्म एल्गी की, तो एल्गी की साइज और फॉर्म कैसी होती है, आप देखेंगे एल्गी के अंदर
अलग अलग तरह की फॉर्म मिलेगी और अलग अलग तरह की आपकी साइज़ मिलेगा एल्गी का। तो एल्गी आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है एक सेल की, और एल्गी आपकी बहुत बड़ी भी हो सकती है, 100 मीटर की एल्गी भी होती है। ठीक है, तो आप बताइए साइज़ और फॉर्म क्या हो गया आपकी, कांस्टेंट या वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट या वेरिएबल, तो आप लिखेंगे क्या, हाईली वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल। चलिए, तो मैंने आपके बताया कि साइज एंड फॉर्म, इसके अंदर मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 साइज और फॉर्म दे रखी हैं। तो आप देखिए ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, तो एल्गी क्या हो सकती है आपके, यूनिसेलुलर भी हो सकती है एल्गी। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, क्लामाइडोमोनास। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल क्या है आपके, क्लामाइडोमोनास। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपके क्या, क्लोरेला। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल क्या है आपके, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला। ये मैंने आपको सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, तो आप देखिए क्लामाइडोमोनास का स्ट्रक्चर, तो आप मुझे बताइए देख करके कि ये फ्लैजिलेटेड है या नॉन फ्लैजिलेटेड है, आप देख के बताइए, देख के बताइए। तो क्लामाइडोमोनास क्या है, क्लामाइडोमोनास क्या है, फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड। तो आप देखेंगे इसके पास 2 फ्लैजिला हैं, तो आप बोलेंगे इसको क्या, बाई फ्लैजिलेटेड। तो आपके क्लामाइडोमोनास क्या होती है, बाई फ्लैजिलेटेड होती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि बाई फ्लैजिलेटेड है, इसके पास फ्लैजिला है, तैरने के लिए इसके पास फ्लैजिला है, तो ये मोटाइल होगी या नॉन मोटाइल होगी बताइए। तो ये होगी आपके क्या, मोटाइल। ठीक है, और आप देखिए इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप क्या होता है आपके, कप शेप। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या है इसमें, कप शेप। ठीक है, चलिए, और क्लोरेला देखिए आप, क्लोरेला, तो क्लोरेला सिंपल ऐसी होती है, और आप देखेंगे क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है तो ये क्या होती है आपके, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये होती है आपके क्या, नॉन मोटाइल। तो क्लोरेला होती है आपके क्या, नॉन मोटाइल। ठीक है, अब आते हैं आपके किस पे, कॉलोनियल। तो कॉलोनियल का मतलब देखिए क्या होता है, बहुत सारी एल्गी, जो एल्गी के सेल्स हैं, यूनिसेल्स जो है उसके एक एक सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर के आपके कॉलोनी बना लेंगे, झुंड बना लेंगे, उसी को आप क्या बोलते हैं, कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, तो आप देखिए इसका एग्जांपल क्या है, देखिए ऐसे बहुत सारी जो सेल्स हैं वो मिलकर कॉलोनी बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए कॉलोनी बना ली, तो ऐसी एल्गी को आप क्या बोलते हैं, कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है आपके वॉल्वॉक्स और यूडोरीना, यूडोरीना। ठीक है, वॉल्वॉक्स और यूडोरीना, और दोनों ही आपके क्या होती हैं, दोनों ही मोटाइल होती हैं। ठीक है, चलिए, और तीसरी एल्गी देखिए अब आप, तीसरी एल्गी आपकी होती है क्या, मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गी होती है तीसरी। तो आप देखेंगे मल्टी सेलुलर एल्गी में ज़्यादातर क्या होती है, फिलामेंटस। ठीक है, क्या होती है ज़्यादातर, फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब है आपके कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको थ्रेड लाइक दिखेगी। तो इस ऐसी एल्गी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका, उसको आप क्या बोलते हैं, फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, तो ये क्या होती है आपके, फिलामेंटस एल्गी। तो एग्जाम्पल देखिए फिलामेंटस एल्गी का, तो इसमें आप देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है। एक तो मैंने आपको ऊपर दिखाया स्पाइरोगायरा, ओके, और दूसरा मैंने आपको क्या दिखाया, मैं आपको दूसरा बताता हूँ आपके क्या, क्लैडोफोरा, और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी के। एक है आपके स्पाइरोगायरा, एक है आपके यूडोरीना, और एक है आपके क्या, सॉरी यूडोरीना नहीं, क्लैडोफोरा, और एक आपके क्या है, यूलोथ्रिक्स। ठीक, तो ये तीनों आपके क्या हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी। ठीक, अब आप देखिए ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों मोटाइल होती हैं, और स्पाइरोगायरा क्या होता है आपके, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो आप देखिए स्पाइरोगायरा क्या है, नॉन मोटाइल, और क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स का है आपके मोटाइल। ठीक, अब आप देखिए कि कुछ एल्गी बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं,
कुछ एल्गी 100 मीटर की होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मैसिव, मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत बड़ी, मैसिव 100 मीटर की, 100 मीटर की एल्गी होती हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, मैसिव एल्गी का एग्जाम्पल देखिए क्या है। तो मैं इसको आपको इसमें बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है आपके क्या, कैल्प, ठीक है, कैल्प। और ये 100 मीटर की जो मैसिव बहुत बड़ी एल्गी है, ये आपकी ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं इसके बारे में लिखते हैं जाइंट मरीन ब्राउन एल्गी, ठीक है। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ी, ठीक है। और ये मरीन होती है तो लिख दिया मरीन, और ये ब्राउन एल्गी है तो लिख दिया ब्राउन एल्गी, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया साइज और फॉर्म, ठीक। तो इसको क्विकली एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, मैंने बताया आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, हिडन होते हैं। तो ऐसे प्लांट को आप क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम, ठीक। और आप देखेंगे यूनिसेलुलर हैं, ये यूनिसेलुलर हैं और जैकेट नहीं है तो नॉन जैकेटेड, ठीक है। आप देखेंगे जो एल्गी की बॉडी होती है उसी में एक सेल आपके डिफ्रेंशिएट कर जाता है और बन जाता है क्या, आपके सेक्स ऑर्गन। और वही सेक्स ऑर्गन जो एक सेल है वही माइटोसिस करेगा और क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं इसमें सारे सिमिलर होते हैं, इसलिए एल्गी क्या होती है, होमोस्पोरस। और आप देखेंगे साइज़ और फॉर्म काफ़ी वेरी करता है, हाईली वेरिएबल होता है एल्गी के अंदर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ये आपके कॉलोनियल भी हो सकती है, ये आपकी मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। और यूनिसेलुलर का मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, यूनिसेलुलर का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है। क्लैमिडोमोनास के पास 2 फ्लैजेला होते हैं तो बाई फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजेला है तो वो मोटाइल होती है, और क्लोरेला आप देखेंगे नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको कॉलोनियल का एग्जाम्पल बताया, और कॉलोनियल का एग्जाम्पल है आपके क्या, वॉल्वॉक्स और यूडोरिना। और फिर मैंने आपको मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बताया क्या, क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और आपके क्लाइडोफोरा। स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल और आपके यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोफोरा क्या हैं, आपके मोटाइल, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब आते हैं नंबर 14 पे, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, नंबर 14 पे। और आप देखेंगे नंबर 14 पे क्या है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है। तो नंबर 14 पे क्या है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन। तो आपकी एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आप देखिए एल्गी आपके तीनों तरह से रिप्रोड्यूस करती है, एल्गी आपके तीनों तरह से रिप्रोड्यूस करती है। देखिए कैसे कैसे, एल्गी आपके वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। और एल्गी आपके एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। तो एल्गी आपके एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक। और एल्गी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। तो एल्गी आपके सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे आपके क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आप देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होता है एल्गी में। तो आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर 2 तरह से होता है, ठीक। तो एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, कैसे कैसे। तो ये देखिए, ये आपके होता है एक तो बाइनरी फिजन से, ठीक है, और एक होता है आपके किससे, फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर 2 तरह से होता है, एक फ्रेगमेंटेशन से और एक बाइनरी फिजन से, ठीक। अब आप देखिए कि बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, तो ये होता है आपके यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, मैंने लिया आपके क्लैमिडोमोनास, ठीक। और आप देखिए बाइनरी फिजन का मतलब क्या है, बाई का मतलब होता है 2, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो सिंपली एक सेल आपके टूट जाएगा 2 सेल में और ये हो जाएगा आपके क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक। तो ये देखिए आप, जैसे ये क्लैमिडोमोनास है और क्लैमिडोमोनास आपके सिंपली माइटोसिस से डिवाइड करके आपके 2 क्लैमिडोमोनास बना लेगा। तो ये हो गया आपके क्या, रिप्रोडक्शन। तो ये माइटोसिस से डिवाइड करके
सिंपली 2 सेल में टूट जाएगा और इसी को आप क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, चलिए अब आप देखिए फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आप देखिए किसके अंदर होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा में आपके क्या देखने को मिलता है, आपको फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आप देखिए जैसे ये आपके क्या है, स्पाइरोगायरा है। ओके, और स्पाइरोगायरा आप देखिए टूट जाएगा फ्रेगमेंट्स के अंदर, टूट जाएगा टुकड़ों के अंदर। तो ये हो गया आपके क्या, ब्रेक। ये हो गया आपके क्या, ब्रेक। और ये टूट के इसने क्या बनाई, मान लीजिए मैंने 2 फ्रेगमेंट बनाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्पाइरोगायरा टूटेगा फ्रेगमेंट्स के अंदर और ये बनाएगा फ्रेगमेंट्स। और आप देखेंगे कि हर एक फ्रेगमेंट डेवलप कर जाएगा। हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करके क्या बना लेगा, एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। ठीक है, तो हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करके आपके नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। ठीक है, चलिए और अब आप देखिए क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या लिया, यूडोरीना। ठीक है, तो मैंने इसका एग्जांपल क्या लिया, यूडोरीना। तो आप देखिए, तो यूडोरीना अब आप देखिए जैसे ये क्या है आपके यूडोरीना, और यूडोरीना में मैंने आपको दिखाया कि ये क्या है इसका, ये है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो यूडोरीना के अंदर मैंने आपको दिखाया स्पोरेंजियम। ठीक है, अब आप देखेंगे इस स्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ठीक है, मैंने स्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या दिखाए, मैंने आपको दिखाए स्पोर्स। ठीक है, अब आप देखिए यूडोरीना, और आप जानते हैं एल्गी की जो बॉडी होती है वो जो होती है आपकी जो एल्गी की बॉडी होती है वो क्या होती है, आपके गैमेटोफाइट होती है। तो ये क्या होगी, आपके गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड बॉडी आपके माइटोसिस से बनाएगी आपके क्या, स्पोर्स, और स्पोर्स भी कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड होंगे। तो ये जो स्पोर्स बने हैं अंदर स्पोरेंजिया के अंदर, मैंने आपको जो स्पोर्स दिखाए हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजिया के अंदर मैंने जो आपको स्पोर्स दिखाए हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर माइटोसिस से बने होंगे। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो बॉडी होगी आपकी हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड बॉडी के अंदर मियोसिस होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे इस हैप्लॉइड बॉडी के अंदर आप देखेंगे जो स्पोर्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, वो माइटोसिस से बनेंगे। ठीक है, तो स्पोर्स भी कैसे होंगे, आपके हैप्लॉइड। ओके, अब आप देखेंगे कि ये स्पोरेंजिया आपके फट जाएगा, और स्पोरेंजिया फटने के बाद स्पोर्स हवा में उड़ जाएंगे, या पानी में आ गए तो पानी में उड़ जाएंगे। और स्पोर्स आपके डिस्पर्स होने के बाद, ये स्पोर्स आपके डिस्पर्स हो गए पानी में, डिस्पर्स्ड, और डिस्पर्स होने के बाद आप देखिए ये आ गए आपके स्पोर्स, और ये आपके डिस्पर्स होने के बाद आप देखेंगे ये स्पोर्स डेवलप कर जाएंगे। ये स्पोर्स जब डेवलप करेंगे, ठीक है, तो ये स्पोर्स जब डेवलप कर जाएंगे तो डेवलप करने के बाद एक नया यूडोरीना बना लेंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे आपके क्या, एक नया यूडोरीना। ठीक है, तो स्पोर्स के जर्मिनेशन से, स्पोर्स के डेवलपमेंट से आपके क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आपने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है कि आप याद रखेंगे इसके अंदर कि ये जो स्पोर्स होते हैं वो आपके किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए और आप देखेंगे जो आपकी बॉडी होती है, एल्गी की बॉडी आपकी गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड बॉडी आपकी स्पोर्स जो बनाती है वो माइटोसिस से बनाती है। ठीक है, अब ये माइटोसिस से जो स्पोर्स बने हैं वो स्पोर्स आपके स्पोरेंजिया से डिस्पर्स कर जाएंगे, और डिस्पर्स करने के बाद जर्मिनेट कर जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, और डेवलप करने के बाद एक नया प्लांट बना लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि स्पोर जो होते हैं काफ़ी तरह के होते हैं, मतलब एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है काफ़ी तरह के स्पोर्स होता है, लेकिन आप देखेंगे जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके जू स्पोर्स। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके जू स्पोर्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं लिखा आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके किससे होता है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स से होता है। लेकिन आप देखेंगे जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं आपके क्या, ज़ूस्पोर। तो मोस्ट कॉमन जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ज़ूस्पोर्स होते हैं एल्गी के अंदर। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो आप लिखेंगे कि ये क्या होते हैं आपके, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं आपके, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और देखेंगे आप इसके अंदर कि इसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक फ्लैजिला मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैजिला होते हैं, तो इसीलिए आपके ये क्या होंगे, ये आपके होंगे मोटाइल। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, मोटाइल। और आप देखेंगे कि ये जो होते हैं आपके, ये आपके किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर हो रहे हैं। तो आप बताइए ये आपके एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं या एक्सोजिनसली। ठीक है, तो ये आपके कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये आपके एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। एंडो का मतलब होता है आपके अंदर, तो ये आपके एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। ठीक है, चलिए तो सिंपल है, आपको याद कर रखना है इसके अंदर कि एल्गी के अंदर आपके तीनों तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिवली हो सकता है, एक सेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअली भी हो सकता है। और वेजिटेटिवली आपको याद रखना है कि इसमें 2 तरह से होता है, बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर क्लैमिडोमोनास और आपके फ्रेगमेंटेशन जैसे स्पाइरोगैरा। और आपको याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप जो होते हैं स्पोर्ट्स के वो कौन से होते हैं आपके, ज़ूस्पोर्स। और ज़ूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और आपके मोटाइल होते हैं। और आप देखेंगे ये किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए लिखा मैंने वहाँ पे कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे किसके, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो बात करेंगे अब किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैंने इसको मिटाया। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अब किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है, और आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके गैमेट के फ्यूजन से होता है। 2 गैमेट फ्यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं क्या, आपके जाइगोट। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपके, फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो गैमीट के फ्यूजन से होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आप देखिए कि गैमीट एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो गैमीट आप देखिए कि डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे कि गैमेट हो सकते हैं आपके आइसोगैमस। ठीक है, तो आइसोगैमस हो सकते हैं। और आइसोगैमस का मतलब क्या है, ठीक है, और आइसोगैमस का मतलब देखिए क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो गैमेट की मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो आप देखेंगे जो गैमेट की मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है आपके, इसका साइज और इसका शेप। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है आपके, साइज और शेप। तो मैंने यहाँ लिखा आपके क्या, साइज और शेप।
ठीक है। तो आप देखते हैं अगर गैमीट का साइज और शेप क्या है, सेम है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का साइज और शेप क्या है, सेम है, मॉर्फोलॉजी आपकी क्या है, सिमिलर है, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, गैमीट कैसे हैं, आइसोगैमस है। ठीक है। तो आइसोगैमस में आप देखेंगे कि गैमीट की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, आपके सेम होगी, सेम होगी। आइसो का मतलब ही होता है आपके क्या, सेम। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें आपको गैमेट मिल सकते हैं कैसे, एन आइसोगैमस। ठीक है। तो एन आइसोगैमस का मतलब ये क्या है आपके, कि ये अब आइसोगैमस नहीं है। आइसो मतलब सेम, एन का मतलब एब्सेंट। ठीक है। तो अब आइसोगैमस नहीं है। तो अब आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होगी आपके, अब होगी आपके डिसिमिलर, डिसिमिलर। ठीक है। तो पहले क्या थी आपकी, सेम थी, सिमिलर थी, और अब इसमें एन आइसोगैमस में क्या है आपके, डिसिमिलर है आपके। ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आइसोगैमस में देखिए आप, पहले आइसोगैमस में देखिए, ये देखिए आप, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है। तो ये देखिए आप, ये क्या है, मेल गैमेट, और ये क्या है आपके, फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट आपके क्या हैं, एकदम सेम है, इनका साइज और शेप क्या है, एकदम सेम है। ठीक है। तो इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। तो ऐसे गैमेट को आप क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। और ये देखिए, ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सेम तो लग रहा है ना, मैं सेम बना देता हूँ, एकदम सेम लेंगे आपको। ये आपके देखिए नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, तो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और आपके ये देखिए, ये मोटाइल भी हो सकते हैं। लेकिन मोटाइल हों या नॉन मोटाइल हों, दोनों ही क्या होंगे आपके, सेम होंगे एकदम मॉर्फोलॉजी में। ठीक है। तो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और आपके मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपके, नॉन फ्लैजिलेटेड, और ये क्या है आपके, फ्लैजिलेटेड। ओके, चलिए, और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपके स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। ठीक है। और आप देखिए आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपके यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। और आप देखेंगे क्लैमाइडो, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है। तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। तो आइसोगैमस और फ्लैजिलेटेड मोटाइल के एग्जाम्पल हैं आपके यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और क्लैमिडोमोनास। ठीक है। और आइसोगैमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है आपके, स्पाइरोगायरा। ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके किस पे, एन आइसोगैमस पे। और एन आइसोगैमस में आपने क्या देखा कि गैमेट कैसे होते हैं आपके, डिसिमिलर होते हैं। तो अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे एक गैमेट क्या होगा आपके, छोटा होगा, और एक गैमेट क्या होगा आपके, बड़ा होगा। ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और ये आपके नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा। ठीक है। सॉरी, एक गैमेट छोटा होगा और एक गैमेट बड़ा होगा। ठीक है। तो ये आपके एनाइसोगैमस का केस है। तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको मोटाइल का केस बताया। मोटाइल का एग्जाम्पल क्या है आपके, मोटाइल एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है आपके यूडोरीना, यूडोरीना और क्लैमाइडोमोनास। ठीक है। क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। ठीक है। तो मैंने आपको मोटाइल एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल क्या बताया, यूडोरीना और क्लैमाइडोमोनास। ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं क्या, ऊगैमस।
अब मैंने आपको क्या बताया, oogamous, ठीक है। और आप देखेंगे oogamous में आप देखेंगे कि गैमेट कैसे होते हैं, एक आपके छोटा होता है और एक आपके बड़ा होता है, ठीक है। एक आपके छोटा होता है, एक आपके बड़ा होता है। तो एक है आपके क्या, स्मॉल, और एक है आपके लार्ज, ठीक है। और एक है आपके मोटाइल, जो छोटा वाला है वो क्या होगा आपके मोटाइल, क्योंकि इसके पास क्या है आपके फ्लैजिला। तो एक होता है आपके स्मॉल, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड, ओके। और दूसरा क्या होता है आपके लार्ज नॉन मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला नहीं है। तो ये है आपके क्या, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और जो छोटा होता है मोटाइल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं मेल गैमेट। उसको मैंने कहा क्या, मेल गैमेट, ठीक है। और जो आपके बड़ा है नॉन मोटाइल है वो क्या होगा आपके फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये आपके oogamous का केस हो गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे क्या, फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, ठीक है। तो फ्यूकस और वॉलवॉक्स में आपको oogamous टाइप ऑफ गैमेट देखने को मिलते हैं, oogamie देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट से आपके रिवाइज कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक स्पेशल टाइप की oogamie बताता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताई, एक स्पेशल टाइप की oogamie, ठीक है। तो आप देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ oogamie। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे एक आपकी बहुत छोटा होगा गैमेट और एक आपकी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो एक वेरी स्मॉल गैमेट, एक कैसा होगा आपके वेरी स्मॉल, और एक क्या होगा आपके वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, ओके। और दोनों ही क्या होंगे आपके, दोनों ही होंगे आपके क्या नॉन मोटाइल, दोनों ही क्या होंगे आपके नॉन मोटाइल, ठीक है। तो एक बहुत छोटा होगा और एक बहुत बड़ा होगा, तो और दोनों ही क्या होंगे आपके नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। तो इस तरह की oogamie को आप क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ oogamie। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये मिलती है आपको रेड एल्गी में, ठीक है। तो आप देखेंगे रेड एल्गी में आपको ये स्पेशल टाइप की oogamie देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो आपके छोटा होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे मेल गैमेट, और जो बड़ा होगा उसको आप क्या बोलेंगे फीमेल गैमेट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं कैसा होता है, ये होता है आपकी गैमेट के फ्यूजन से, और एसेक्सुअल कैसे होता है आपके स्पोर्स के जर्मिनेशन से, ठीक है। तो अब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 3 तरह के गैमेट बताए। एक हो सकते हैं आपके आइसोगैमस, और एक हो सकते हैं आपके क्या एनाइसोगैमस, और एक हो सकते हैं आपके क्या oogamous टाइप के, ठीक है। तो आइसोगैमस में आप देखेंगे जो मॉर्फोलॉजी होगी गैमेट की, मतलब उनका साइज और उनका शेप वो क्या होगा आपके सिमिलर होगा। आइसो मतलब होता है ये सेम, ठीक है। तो गैमेट का आपके मॉर्फोलॉजी क्या होगी आपकी सेम होगी आइसोगैमस में, ठीक है। और इसका मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको स्पाइरोगायरा, और मोटाइल का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको, इसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा और क्लैमिडोमोनास, ठीक है। और आप देखेंगे फिर मैंने आपको बताया एनाइसोगैमस, और एनाइसोगैमस में आप देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होगी आपके डिससिमिलर होगी, ठीक है। तो साइज़ डिफरेंट होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। और इसमें भी आपके क्या हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन होंगे आपके दोनों ही या तो मोटाइल या फिर दोनों ही क्या नॉन मोटाइल। और मोटाइल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्या यूडोरिना और आपके क्या क्लैमिडोमोनास, ठीक है। और आप देखेंगे oogamous टाइप, और oogamous टाइप में आपके क्या होता है एक बहुत छोटा होता है, फ्लैजिलेटेड होता है मतलब मोटाइल होगा फिर,
और छोटे वाले को, फ्लैजिलेटेड वाले को आप क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। और जो बड़ा वाला होगा वो आपके क्या होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, ठीक है। और नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, और उसको आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेट। तो छोटे वाले मोटाइल वाले को आपने क्या कहा, मेल गैमेट, और बड़े वाले नॉन मोटाइल को क्या कहा आपने, फीमेल गैमेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, वॉल्वॉक्स और आपके फ्यूकस, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ ओगेमी भी बताई मैंने आपको, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक छोटा होगा बहुत और दूसरा वाला काफ़ी बड़ा होगा, एक वेरी स्मॉल, एक वेरी लार्ज, और दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे। और स्मॉल को बोलेंगे मेल गैमेट और लार्ज को क्या बोलेंगे आपके फीमेल गैमेट। और ये आपको देखने को मिलता है रेड एल्गी में, ठीक है। दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए। चलिए तो इस पे आपके 2 MCQs कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग कॉम्प्लेक्स थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग होती है, ये बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स, तो आप देखेंगे कि एल्गी की बॉडी क्या होती है, आपके थैलॉइड होती है, जिसमें आपके ट्रू, रूट, लीफ, स्टेम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे रूट, लीफ, स्टेम आपके डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो आपके जो एल्गी की बॉडी है वो आपकी सिंपल बॉडी होती है, ना कि कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है आपके, फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो एल्गी की बॉडी कैसी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। तो ये पहला गलत है, ठीक है। थैलॉइड बॉडी आपकी सिंपल ही होती है। अब देखिए दूसरा, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देखेंगे फॉर्म में इसकी यूनिसेलुलर फॉर्म हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, और आपकी मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल ठीक है। और साइज़ भी आप देखेंगे कि इसका माइक्रोस्कोपिक साइज़ यूनिसेलुलर, तो माइक्रोस्कोपिक साइज़। और आप देखेंगे कुछ एल्गी जैसे कैल्प मरीन ब्राउन एल्गी 100 मीटर की भी हो सकती है। तो छोटा साइज़ भी हो सकता है एकदम माइक्रोस्कोपिक, और 100 मीटर का बड़ा साइज़ भी हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, फॉर्म एंड साइज़ हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखिए एल्गी कैन ग्रो ऑन एनिमल। एल्गी आपके एनिमल पे ग्रो कर सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्लॉथ बेयर, ठीक है। तो ये ठीक है बिल्कुल। एल्गी कैन रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली और वेजिटेटिवली ओनली। तो आप जानते हैं एल्गी आपके एसेक्चुअली, वेजिटेटिवली और सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज़ थ्रू जू स्पोर ओनली। तो आप जानते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं और जू स्पोर मोस्ट कॉमन होते हैं। तो ओनली जू स्पोर गलत होगा कहना, तो ये भी क्या है आपके, गलत है। अब पूछा है इसमें क्या, करेक्ट मैच। तो वॉल्वॉक्स फिलामेंटस होता है, नहीं, वॉल्वॉक्स आपके क्या होता है, कॉलोनियल। यूडोरिना और वॉल्वॉक्स आपके कॉलोनियल होते हैं, तो ये आपकी गलत है। ऊगेमस आपके फ्यूकस में मिलता है और वॉल्वॉक्स में मिलता है। ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड आइसोगेमस आप देखेंगे यूडोरिना, तो मैंने आपको बताया था यूडोरिना के अंदर एनाइसोगेमस और मोटाइल होते हैं इसकी गैमेट, ठीक है। एनाइसोगेमस और मोटाइल। और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ स्पोर्स, ये बिल्कुल गलत लिखा है। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के जर्मिनेशन से होते हैं, ना कि फ्यूजन से। फ्यूजन से आपके सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट के फ्यूजन से आपके सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप करके, जर्मिनेट करके प्लांट बनाते हैं, तो ये गलत है। फ्लैजिलेटेड आइसोगेमस, यूरोथ्रिक्स, ये ठीक है। आप देखेंगे यूरोथ्रिक्स आपके फ्लैजिलेटेड और आइसोगेमस होता है, यहाँ पे सेम साइज़ के होते हैं आइसोगेमस और फ्लैजिलेटेड होते हैं गैमेट्स, तो ये ठीक है, ठीक। तो ये आपने देख लिया। चलिए तो अब 2-4 पॉइंट और पढ़ लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। तो उन पॉइंट्स के बारे में अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि पहली बात क्या लिखी मैंने, एल्गी इज यूजफुल
टू मैन इन वराइटीज ऑफ वेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसानों के लिए, मैन के लिए आपकी एल्गी यूज़फुल है कई तरह से। ठीक है, देखिए कैसे कैसे। तो आप देखिए एल्गी क्या होती है आपकी, एल्गी होती है आपके फोटोसिंथेटिक। आप जानते हैं एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है और वो आपके क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो एल्गी क्या है आपके, फोटोसिंथेटिक है। ठीक, ओके। तो आप देखेंगे जब ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे कि ये क्या बनाएगी, आपके फोटोसिंथेसिस करके ये बनाएगी आपके क्या, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, और क्या बनाएगी आपके, ऑक्सीजन बनाएगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि एल्गी लार्जली क्या होती है, एक्वेटिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि एल्गी आपके पानी मिलती है ज़्यादातर, और पानी में वो आपके फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके आपके ये रिलीज़ करेगी ऑक्सीजन। तो पानी में जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज़ करेगी, और ऑक्सीजन जो होगी वो आपके पानी में डिज़ोल्व कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी लिखती है कि ये इंक्रीज़ करती है ऑक्सीजन का लेवल इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इमीडिएट इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इंक्रीज लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन in their immediate environment। ठीक है, तो इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब है अपने चारों तरफ। तो एल्गी आपके फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीजन उसके चारों तरफ जो पानी है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके नंबर 3 की। ओके, अब आप देखिए ये जो आपकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है इसको आप CO2 फिक्सेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके CO2 फिक्स होके ग्लूकोज बना रही है। ठीक है, तो CO2 फिक्सेशन, अब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, जितना भी CO2 फिक्सेशन होता है, वो आपके एटलीस्ट हाफ तो एल्गी ही करती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप लिखेंगे एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन, ऑन अर्थ कैरीड आउट बाय एल्गी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि एटलीस्ट, ये क्या लिखा है आपने, एटलीस्ट कम से कम आधा, टोटल का आधा। ठीक है, तो जितना भी आपके दुनिया में CO2 फिक्सेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, एटलीस्ट आधा तो उसका आधा तो आपके एल्गी ही करती है। ठीक है, चलिए, और लास्ट पॉइंट क्या है आपके, कि ये होती है आपके पैरामाउंट। तो पैरामाउंट का मतलब होता है आपके काफ़ी ज़्यादा, हाई। ठीक है, तो पैरामाउंट का मतलब क्या है आपके, हाई इंपॉर्टेंस होती है आपके एल्गी की। तो एल्गी की हाई इंपॉर्टेंस क्यों होती है? ठीक, तो एल्गी की हाई इंपॉर्टेंस क्यों है? तो आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपके क्या है, ये आपके एक पॉन्ड है। ठीक है, और पॉन्ड में आप देखिए कि ये क्या है, आपके एल्गी है। ठीक है, और ये आपके एल्गी, आप देखिए ये आपके एल्गी लाइट से आपके
ये इसके ऊपर आ रही है सनलाइट, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर वो होते हैं जो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। तो सनलाइट इसके ऊपर आई, तो इसके ऊपर क्या आई? सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट से ये आपके क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके आपके ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। तो ये इसको एनसीईआरटी बोलती है एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। तो इसने बनाए आपके फोटोसिंथेसिस से क्या? एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। अब इस एल्गी को किसने खाया? मान लीजिए इस एल्गी को खाया किसने? आपकी फिश ने, ठीक है। तो एल्गी क्या थी आपकी? एल्गी थी प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके। और फिश क्या हो गई आपके? फिश हो गई आपके क्या? प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि फिश ने आपके किसको खाया? प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ओके। और इसको मान लीजिए लार्ज फिश ने खाया, ये स्मॉल फिश थी और इसको खाया आपकी किसने? लार्ज फिश ने। और लार्ज फिश क्या हो गई आपके? ये हो गई आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं फूड चेन, फूड चेन, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसकी? एनर्जी रिच कंपाउंड की प्राइमरी प्रोड्यूसर है एल्गी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये पैरामाउंट इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी? क्योंकि ये है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपके किसकी? एनर्जी रिच कंपाउंड की, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड क्या है? ये आपके बेस हैं, ये आपके बेस हैं, ठीक है। ये आपके बेस हैं किसकी? जितनी भी आपके लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उनका बेस है, ठीक है। तो फूड चेन में आप देखेंगे कि ये क्या है? बेसिस ऑफ ऑल लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या, ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड है क्या है? ये है आपके क्या? बेसिस ऑफ ऑल एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो बेसिस क्यों है? क्योंकि इनके बिना बाकी सारे जानवर, देखिए ये नहीं होंगे तो स्मॉल फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और स्मॉल फिश नहीं होंगी तो लार्ज फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ये क्या है? बेसिस ऑफ ऑल एक्वेटिक लाइफ इन फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, कुछ छूटे हुए पॉइंट्स थे एल्गी से रिलेटेड, ओके।